देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर आदिवासी नेता एवं जननायक भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर सत सत नमन। आज 15 नवंबर है, जिसे जनजातीय दिवस या जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि आज वीर सेनानी बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था। मैं पूजा सिंघई विद्याश्री एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज 15 नवंबर का करंट अफेयर हम डिस्कस करते हैं। तो बिरसा मुंडा जी क्यों विख्यात हैं? उन्होंने ऐसा क्या कार्य किया था कि उन्हें आदिवासी अपना भगवान मानते थे? उनका क्या इतिहास में योगदान है? इसके कुछ तथ्य हैं जिन्हें जानना आवश्यक है। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। 20 वर्ष की उम्र में एक युवा जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लेने की ठानी और अंग्रेजों को न केवल एक कड़ी टक्कर दी, बल्कि बता दिया कि आदिवासी जो हैं वो क्या कर सकते हैं अपनी ज़मीन के लिए, अपने जंगल के लिए, अपनी देश के लिए। तो उन्होंने 2 साल की उम्र में उनको जेल भी डाल दिया गया, 2 साल के लिए, और फिर 1900 में उनको गिरफ्तार किया गया। और ऐसा माना जाता है कि रांची में उनकी हैजे के कारण जेल में मौत हो गई थी, लेकिन उनकी मौत भी रहस्यमय है। उनके जीवन पर 2 फिल्में बनी है, गांधी से पहले 2008, गांधी से पहले गांधी, और उलगुलान एक क्रांति। देखिए, जो उलगुलान है, उलगुलान यूपीएससी में पूछा गया है कि उलगुलान का संबंध किस व्यक्ति से रहा है, उलगुलान सत्याग्रह क्या था, इस तरीके से। तो आपको याद रखना है कि बिरसा मुंडा से इनका संबंध था। और मुंडा समाज जो है ये एक आदिवासी समाज है, जिसका संबंध कहाँ से है? झारखंड से है। तो इनका जन्म भी झारखंड में हुआ था, आपको ये याद रखना है। और 1897 से लेकर 1900 तक अंग्रेजों के खिलाफ गौरेला पद्धति होती थी, जिसे आदिवासी यूज करते थे। इनकी गिरफ्तारी के लिए 500 रुपये का इनाम भी रखा गया था अंग्रेजों के द्वारा। और एक युवा छात्र के तौर पर उनका जो दाखिला था वो जर्मन स्कूल में कराया गया था, इसीलिए उनका नाम बिरसा डेविड रखा गया। लेकिन जो इनका परिवार, ऐसा बोला जाता है कि इनके जो पिताजी थे, भाई थे, चाचा जी थे, सभी ने ईसाई धर्म को ग्रहण कर लिया था। और बिरसा मुंडा जी को भी ईसाई धर्म ग्रहण कराया गया और ईसाई स्कूल में इनका एडमिशन कराया गया। लेकिन ये अपने कल्चर को नहीं भूलने वाले थे। ये पुनः अपने आदिवासी लोगों के बीच में आए और उनकी स्वतंत्रता के लिए, अपने जंगल ज़मीन के लिए इन्होंने बहुत सारी अंग्रेज़ों के साथ लड़ाइयाँ की। तो इतना बिरसा मुंडा जी के बारे में आपको पता होना चाहिए। मेंस में मुंडा विद्रोह पूछा गया है, तो इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। और कम से कम 2 से 3 पॉइंट आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि मुंडा विद्रोह क्या था। ओके, अब जो पहला क्वेश्चन है आज का, प्रतिवर्ष विश्व मधुमेह दिवस, मधुमेह को क्या कहा जाता है? डायबिटीज़। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा कि 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। डायबिटीज़ क्यों होता है? तो जब हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है तब डायबिटीज़ होता है। इंसुलिन की कमी हो जाने से क्या होता है कि जो ग्लूकोज का कंसंट्रेशन है वो बॉडी में बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, शरीर में बहुत अधिक इनबैलेंस हो जाता है इंसुलिन का, जिसके कारण अनेक प्रकार की बीमारियां होने लगती हैं। जो डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ से ही एसोसिएटेड बहुत सारी बीमारियां हैं, तो इसको याद रखना है। फिर इंसुलिन का स्रावण कहाँ से होता है? बॉडी में इंसुलिन कहाँ से मिलता है? तो जो अग्नाशयी ग्रंथि होती है, तो अग्नाशयी ग्रंथि का जो बीटा सेल होती है वहाँ से क्या होता है? इंसुलिन का स्रावण होता है। और जो अग्नाशयी ग्रंथि है वो एकमात्र हमारे शरीर की कैसी ग्लैंड है? मिक्स्ड ग्लैंड है। यह प्रश्न भी एसएससी और अन्य एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। फिर जो डायबिटीज़ होता है, तो डायबिटीज़ 2 टाइप का होता है। जो डायबिटीज़ है, तो ये डायबिटीज़ 2 टाइप का होता है। 2 टाइप का कैसे होता है? एक होता है टाइप 1 और एक होता है टाइप 2। जो टाइप 2 होता है वो असंतुलित जीवन शैली के कारण होता है। यदि आपके उठने का, आपके सोने का, आपके खाने का, यदि आप फास्ट फूड खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं और आपका जो डेली रूटीन है वो टाइम टू टाइम नहीं है, तो उससे जो डायबिटीज़ टाइप 2 है उसके होने की आशंका बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो इसको याद रखिएगा कि विश्व मधुमेह दिवस कब मनाते हैं? 14 नवंबर को मनाते हैं।
इंसुलिन हार्मोन की कमी, ये हम पढ़ चुके हैं। फिर सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि बॉडी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आंसर होगा लिवर। आप इसको थायराइड मत लगाइएगा, क्योंकि वो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में फिर अलग अलग डिवाइड किया गया है। फिर मास्टर ऑफ, देखिए ये तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं। मास्टर ग्लैंड पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। लेकिन अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आप कभी भी पीयूष ग्रंथि आंसर मत लगाइएगा। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड जो है वो कहलाती है हाइपोथैलेमस। इसको याद रखिएगा कि जो हाइपोथैलेमस है उसे क्या कहा जाता है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। फिर फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन किसे कहते हैं, मतलब कहाँ से निकलता है? लड़ो और भागो या लड़ो या उड़ो जो हार्मोन होता है वो जो एड्रिनल ग्लैंड होती है, तो एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा ही क्या निकलता है? फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन निकलता है। इसी को बोला जाता है एड्रिनल ग्लैंड को। ओके। फिर अभी कुछ दिन पहले यदि आपने करंट अफेयर पुराना वाला पढ़ा होगा, 2-3 दिन पहले हमने पढ़ा था कि प्रसार भारती के सीईओ कौन बने हैं। तो हमने मनोज करके कोई व्यक्ति थे, उनका नाम सुना था। लेकिन अब जो प्रसार भारती की नियुक्ति है तो उसके हेड जो बने हैं वो हैं गौरव द्विवेदी। इससे अधिक ये इम्पोर्टेंट है कि प्रसार भारती किस एक्ट के तहत बना था, तो 1997 में एक्ट आया था। इसके तहत प्रसार भारती की स्थापना हुई थी। प्रसार भारती में आप जो भी कार्यक्रम देखते हैं, चाहे वो आकाशवाणी के हों, चाहे दूरदर्शन के हों या फिर ऑल इंडिया रेडियो के हों, तो जो भी कार्यक्रम का निर्धारण होता है कि अब ये प्रोग्राम आएगा, फिर ये न्यूज़ आएगी, फिर ये सीरियल आएगा, वो सब जो कार्य करती है वो कौन करती है? वो प्रसार भारती करती है। फिर कुछ और अन्य महत्वपूर्ण नियुक्ति, जैसे राष्ट्रीय जो कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मल्लिका अर्जुन खड़गे जी बने हैं। इनको भी आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण कावेरी वन्य जीव अभ्यारण्य जो 17वें नंबर का बना है वो कहाँ पर बना है? तो ये साउथ की बात कर रहे हैं। साउथ कावेरी में बना है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कौन से नंबर की है? 17वें नंबर की है। तो इसका जो मतलब ये जो बनी है ये बनी है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में और कौन सा डैम है जो कावेरी नदी पर बना है और फेमस है? तो वो है मेट्टूर डैम। मेट्टूर डैम का नाम याद रखिएगा कि मेट्टूर डैम कावेरी नदी पर है और तमिलनाडु में स्थित है। फिर एक प्रश्न जो तमिलनाडु से हर एग्जाम में पूछा जाता है वो कौन सा है? गुडोंग। गुडोंग है यहाँ पर। डुगोंग संरक्षण केंद्र जो बना है वो कहाँ पर बना है? ये जो डॉल्फिन के संरक्षण के लिए बना है, और ये कहाँ पर बना है? ये भी तमिलनाडु में बना है। तो इसको भी याद रखिएगा। और रामसर साइड हम रोज डिस्कस करते हैं कि रामसर कहाँ का शहर था? तो ईरान का शहर था। और 2 फरवरी 1971 को जो सम्मेलन हुआ था, इसीलिए 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? वेटलैंड डे मनाया जाता है। आप बताइए, आप भारत में कितने वेटलैंड हैं? तो 75 वेटलैंड है, ये हम याद कर चुके हैं। और सबसे अधिक वेटलैंड, यदि 2022 के पहले ये प्रश्न पूछा जाता था तो आंसर था यूपी। लेकिन अभी न्यू वेटलैंड बने हैं, तो सबसे अधिक जो वेटलैंड है वो कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। इसको भी याद रखिएगा। फिर 53वां टाइगर रिजर्व, यह भी हमने पढ़ा था कि 53वां जो टाइगर रिजर्व बना है वो कौन सा बना है? रानीपुर टाइगर रिजर्व। ये नोटिफाई है 53वां, इसको याद रखिएगा। फिर जो प्रश्न पूछे जाते हैं राष्ट्रीय उद्यान से, जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई? कहाँ पर है महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान? तो अंडमान निकोबार में। इसको याद रखना है। ये प्रश्न पूछा गया है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में राष्ट्रीय उद्यान महात्मा गांधी स्थित है। फिर जिम कार्बेट नेशनल पार्क जो था उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। तो आपको रामगंगा भी पूछ सकता है, जिम कार्बेट भी पूछ सकता है कि जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। ये भी याद रखना है। ओके। फिर जनवरी 2023 में वाराणसी व किसके बीच विश्व की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा का उद्घाटन हुआ है? इसे आप IMP मार्क कर लीजिए, आगे आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, वाराणसी मीन्स यूपी और डिब्रूगढ़ कहाँ है? असम। तो यूपी से लेकर असम तक, वाराणसी से लेकर असम तक क्या होगा? एक 3200 किलोमीटर की क्रूज रहेगी जो पानी में ही चलेगी। इसमें क्या होगा कि एक क्रूज में 80 पर्यटक बैठ सकते हैं, और ये वाराणसी से लेकर डिब्रूगढ़ का तक जो सफ़र है वो 50 दिन में तय करेगी।
एक तरीके से इसको चलता फिरता एक घूमने का बोल सकते हैं कि घूमने का केंद्र है। और ये वाराणसी में गंगा नदी और डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी। तो गंगा नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक पूरा ये क्रूज चलेगी। इसका नाम रखा गया है एमवी विलास। ओके, याद रखिएगा, एमवी गंगा विलास। अब क्वेश्चन इससे स्टैटिक फैक्ट में क्या पूछे जा सकते हैं कि नेशनल वाटरवे 1 एंड नेशनल वाटरवे 2। जो नेशनल वाटरवे 2 है सादिया से धुबरी, ये क्वेश्चन एमपीपीएससी पूछ चुका है प्रीलिम्स में। तो नेशनल वाटरवे 1 ये इलाहाबाद से हल्दिया तक चलता था, अब इलाहाबाद का नाम तो बदल के प्रयागराज कर दिया गया है। तो नेशनल वाटरवे 1 प्रयागराज से हल्दिया गंगा नदी पर है, और नेशनल वाटरवे जो 2 है वो सादिया से डुबरी ब्रह्मपुत्र नदी पर है। इसको आपको याद रखना है। फिर आज बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है, आप एक भी न्यूज़ को स्किप मत करिए, ये एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है वो खेलों के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे जो उत्कृष्ट अवार्ड है वो यही है। 2022 में किसे दिए जाने की घोषणा की है? तो अभी 14 नवंबर के दिन घोषणा हुई है। और एक जो टेबल टेनिस के बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी है शरद कमल जी को ये अवार्ड दिया जाएगा। तो इनका नाम आपको याद रखना है। अगर आपने कॉमनवेल्थ गेम्स देखे हैं तो आपने देखा होगा कि पूरे कॉमनवेल्थ गेम्स में सबसे अधिक मेडल लाने वाले जो व्यक्ति हैं वो हैं शरद कमल। और इनका संबंध कौन से गेम से है? तो ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। फिर जब भी ये अवार्ड्स दिए जाते हैं कि किसको मेजर ध्यानचंद मिलेगा, किसको लाइफ टाइम अचीवमेंट मिलेगा, किसको द्रोणाचार्य, अर्जुन, सारे अवार्ड मिलेंगे, तो एक कमेटी बनती है। वो कमेटी के लोग डिसाइड करते हैं कि किसको कौन सा अवार्ड दिया जाएगा। तो वैसे तो उनके अचीवमेंट्स के आधार पे ही दिया जाता है, लेकिन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर ये अवार्ड्स दिए गए हैं। तो एएस खानविलकर समिति बनी थी। अब थोड़ा इसके बारे में जानना जरूरी है क्योंकि खेलों से संबंधित प्रश्न प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो खेलों के लिए सबसे बड़ा अवार्ड दिया जाता था वो था राजीव गांधी अवार्ड। राजीव गांधी अवार्ड की शुरुआत कब से हुई? तो 1991 से शुरू हुए। फिर अभी क्या किया गया कि जो राजीव गांधी अवार्ड थे, तो राजीव गांधी कोई खिलाड़ी तो थे नहीं, तो राजीव गांधी जी का नाम परिवर्तित करके, मतलब राजीव गांधी जी के नाम पे जो अवार्ड दिया जाता था उसका नाम चेंज कर दिया गया। और अभी ये जो अवार्ड दिए जाते हैं वो मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे अवार्ड दिया जाने लगा है। और जो इसकी राशि कितनी है, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो 25 लाख रुपए मिलते हैं। जिसको भी मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिलेगा उसको 25 लाख रुपए मिलेंगे। और 2021 में कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिला था? तो 12 खिलाड़ियों को मिला था। लेकिन 2022 में ये कितने खिलाड़ियों को मिल रहा है? तो केवल एक खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया जा रहा है। उनका नाम क्या है? उनका नाम है शरद कमल। ओके। और जब सबसे पहले 1991 में राजीव गांधी अवार्ड मिलना शुरू हुआ था, तो पहले कौन से व्यक्ति थे जिनको राजीव गांधी अवार्ड मिला था? उनका नाम है विश्वनाथ आनंद है उनका नाम। तो ये आपको याद रखना है। इतने क्वेश्चंस जो हैं वो इस अवार्ड से आपको याद रखने हैं। फिर कुछ और अवार्ड देखते हैं। जो द्रोणाचार्य अवार्ड है वो भी 4 लोगों को मिल रहा है। जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, ये इसको मार्क करके आप नोट कर लीजिए कि जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये इसको ध्यानचंद पुरस्कार भी बोला जाता है। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार अलग है और ध्यानचंद पुरस्कार जो लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए मिलता है ये अलग है। फिर अर्जुन पुरस्कार, तो अर्जुन पुरस्कार बहुत सारे खिलाड़ियों को मिला है। क्या हमें सारे खिलाड़ी याद करने हैं? तो नहीं, लेकिन जो फेमस खिलाड़ी है उनके नाम आपको याद होने चाहिए। जैसे सीमा पुनिया जो एथलेटिक्स से रिलेटेड है, इनको मिला है। प्रणय खरे, लक्ष्य सेन बैडमिंटन से रिलेटेड हैं। निखत जरीन। तो इस तरीके से जो फेमस नाम है, कौन सा खिलाड़ी कौन से खेल से रिलेटेड है, बस हमें ये याद होना चाहिए। यदि आप लोगों को पढ़ना है तो मैं सारे खिलाड़ियों के नाम और उनका खेल और वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं ये भी मैं, अगर आप लोग बोलेंगे तो एक लेक्चर सेपरेटली बना दूंगी। फिर सी विजिल युद्ध अभ्यास जो है ये किसके बीच में हुआ है? तो ये समुद्र की एक्सरसाइज है। और इसका कौन सा संस्करण हुआ है? तो ये तीसरा हुआ है। इसके पहले 2 और हो चुके हैं। फिर एक और खेल से रिलेटेड न्यूज़ है कि जो नेत्रहीन फुटबॉल एशियाई चैम्पियनशिप, जो लोग देख नहीं सकते तो उनके लिए नेत्रहीन फुटबॉल एशियाई चैम्पियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है?
तो इसका आयोजन होने वाला है कोच्चि केरल में। आप पढ़ते हैं कि डेली कोच्चि कुछ ना कुछ न्यूज़ में रहता है, तो कोच्चि केरल में इसका उद्घाटन होने वाला है। और इसका उद्घाटन किसने किया है? आरिफ मोहम्मद खान। ये कौन है? तो ये केरल के सीएम है, इनका नाम याद रखिएगा। अब इसको कौन ऑर्गेनाइज करता है? तो इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। ये जो भी इस तरीके के ब्लाइंड लोगों के लिए जो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज होते हैं, तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो यही है, IBSA। ओके। फिर 2026 में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? अभी हमने पढ़ा था कि 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पर हुए थे? बर्मिंघम में हुए थे। ओके, तो ये तो आपको पता है। अब नेक्स्ट वाले जो कॉमनवेल्थ होंगे वो कब होंगे? 2026 में होंगे। और कहाँ पर होंगे? ऑस्ट्रेलिया में होंगे। ऑस्ट्रेलिया में जो विक्टोरिया स्थान है वहाँ पर होने वाले हैं। एक क्वेश्चन और खेल से रिलेटेड पूछा जाता है। सबसे पहले तो यही पूछते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किस लिए दी जाती है? तो जिस भी यूनिवर्सिटी का जो बेस्ट परफॉर्मेंस रहता है स्पोर्ट्स में, तो स्पोर्ट्स में अगर यूनिवर्सिटी का बेस्ट परफॉर्मेंस है तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी उस यूनिवर्सिटी को मिलती है। तो इस बार जो ट्रॉफी मिली है वो किसे मिली है? गुरु नानक विश्वविद्यालय, जो कहाँ स्थित है? अमृतसर में स्थित है। ओके। फिर नेशनल एजुकेशन डे कब मनाते हैं? ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़, इसको भी आप वेरी IMP मार्क कर लीजिए, आगे आने वाले एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि जो आसियान है, आसियान का 11वां सदस्य कौन सा बनने वाला है? मैंने कल ही आपको बताया था कि आसियान क्या है। तो जो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन है, इसमें हम क्या याद करते आए हैं कि इसमें 10 देश हैं। कौन कौन से देश हैं ये भी हम पढ़ लेंगे। तो अभी इसमें 11वां देश बनने वाला है। अभी इसको मान्यता नहीं मिली है, लेकिन 2-4 सालों में तो इसको मान्यता मिल ही जाएगी। उस देश का नाम है पूर्वी तैमूर। पूर्वी तैमूर, जिसे अब तैमूर लोस्टे के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, तैमूर बस याद कर लीजिए आप कि वो 11वां सदस्य कौन सा बनने वाला है? तैमूर बनने वाला है। फिर एशियान की स्थापना कब हुई थी? तो 1967 में स्थापना हुई थी। वर्तमान में 10 देश इसके सदस्य हैं और इसका जो मुख्यालय है वो इंडोनेशिया जकार्ता में स्थित है। फिर इसे जो तैमूर है ये क्यों चर्चा में रहा? तो इसे एशिया का सबसे युवा देश घोषित किया गया है। एशिया का सबसे युवा देश कौन सा है? तैमूर है। और तैमूर की जो कैपिटल है उसका नाम है दिल्ली। ये दिल्ली नहीं है, ये क्या है? दिल्ली है। और ये क्वेश्चन UPSC पूछ चुका है, तो आप इसको याद रखिएगा। फिर ये हम देख लेते हैं कौन कौन से आसियान के सदस्य हैं। इनके नाम भी आपको हो सके तो आप याद कर लीजिए। इंडोनेशिया, ब्रुनोई, फिलीपींस, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर। ये क्या हैं? ये जो 10 सदस्य हैं ये आसियान समूह के मेंबर हैं। फिर देखिए यहाँ पर इस मैप में नहीं दिखाया है, इसमें देखिए इंडोनेशिया, ये इंडोनेशिया है और इंडोनेशिया के पास में है तैमूर लेस्टे। ये देखिए मैं जूम करके दिखाती हूँ आपको। ये जो देश है तैमूर लेस्टे, तैमूर, ये कौन बनने वाला है? ये जो आसियान है इसका 11वां मेंबर बनने वाला है। तो इसे आप याद कर लीजिएगा। ओके। फिर नेक्स्ट देखिए, एक चीज़ और इसमें समझने वाली है कि जो भारत है, भारत में जो, इसे हम रफ मैप बना लेते हैं। जो भारत में ये नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, इस नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन के डेवलपमेंट के लिए क्या किया गया? 1991 में एक पॉलिसी लाई गई जिसका नाम था लुक ईस्ट नेशन, लुक ईस्ट पॉलिसी। पूर्व की तरफ देखो, ये लुक ईस्ट पॉलिसी लाई गई। कब लाई गई? 1991 में लाई गई। और फिर उसी के बाद इसी पॉलिसी के तहत 1992 में भारत और आसियान के संबंधों में एक अच्छा मोड़ देखने के लिए मिला। अभी भारत और आसियान के संबंधों के कितने साल हो गए हैं? 30 साल हो गए हैं। ये प्रश्न भी आपको याद रखना है। ओके। फिर जब मोदी जी की गवर्नमेंट आई 2014 में, तो इस पॉलिसी को चेंज किया गया। पॉलिसी वही थी, बस थोड़ा सा इसका नाम चेंज किया गया कि अब हमें सिर्फ पूर्व की तरफ देखना नहीं है। लुक ईस्ट की जगह इस पॉलिसी का नाम क्या किया गया? एक्ट ईस्ट। एक्ट ईस्ट पॉलिसी, मतलब हमें केवल पूर्व की तरफ देखने से काम नहीं चलेगा, अब हमें पूर्व की तरफ काम करना पड़ेगा। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी लुक ईस्ट को कन्वर्ट किया गया। तो ये आपको याद रखना है।
फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, अगर आपने कल गूगल यूज़ किया होगा तो आपने देखा होगा कि गूगल का डूगल कुछ अलग प्रकार से था। तो गूगल फॉर डूडल 2022 एक कंपटीशन हुआ था, उस कंपटीशन के विजेता हैं श्लोक मुखर्जी। अब ये श्लोक मुखर्जी ने ऐसा क्या डूडल बना दिया कि इनको गूगल ने प्राइज़ दे दिया। इसका एक थीम रखा गया था कि 25 वर्ष बाद अपना भारत, 25 वर्षों के बाद हमारे भारत की क्या किस तरीके का होगा भारत, क्या उसके आयाम होंगे, तो उसी के लिए कंपटीशन रखा गया था। तो वेस्ट बंगाल के कोलकाता शहर के एक व्यक्ति हैं श्लोक मुखर्जी, उन्होंने ये वाला गूगल का डूडल बनाया था जिसके लिए उनको अवार्ड मिला है। अब ये क्या सिंबल है, क्या ये शो करता है, तो इसे मैं बताती हूँ आपको। देखिए ये जो जी बना है, ये जी नहीं है, यहाँ पर ये जी क्या डिनोट कर रहा है, ये योग मुद्रा को बता रहा है। तो योग भारत ने दिया है, और ये क्या है, एक व्यक्ति है, और ये क्या है, एक रोबोट है। तो किस तरीके से 2025 तक रोबोट और व्यक्ति जो हैं उनका समन्वय हो जाएगा, रोबोटिक्स आगे बढ़ जाएगा। फिर ये क्या है, ये धरती है, और यहाँ पर बताया गया है ये पेड़। मतलब हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को चलना है, इकोलॉजी को साथ में लेके चलना है, और ये शहद है। इस तरीके से योग को और रोबोटिक्स को, मतलब टेक्नोलॉजी को और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, सतत विकास को, यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को साथ में रखते हुए, योग को साथ में रखते हुए, मीन्स हमारे कल्चर को, हमारी संस्कृति को, टेक्नोलॉजी को और इकोलॉजी को, सबको साथ में लेकर चलना ही हमारा 2025 के बाद जो भारत का जो दशा होगी वो कुछ इस तरीके की होगी। तो ये बहुत ही प्यारा इन्होंने बनाया है, आप इसको और इसके बारे में पढ़ सकते हैं जाके गूगल पे, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो याद रखिएगा कि कौन सा क्वेश्चन है, कि गूगल फॉर डूडल 2022 की प्रतियोगिता के विजेता कौन है, श्लोक मुखर्जी हैं। ओके। फिर RL कश्यप, एक महान गणितज्ञ जिनका निधन हो गया है। RL कश्यप ये कौन थे, तो ये ग्रेट मैथमेटिशियन थे। अब इन्होंने ऐसा क्या कार्य किया था कि इनका निधन हो गया और हम इनको पढ़ रहे हैं। तो जो 4 वेद हैं, पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इन चारों वेदों को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। कौन कौन से 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। त्रिवेद के नाम से कौन कौन से वेद जाने जाते हैं, इसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है, तो याद रखिएगा। फिर एक और निधन हुआ था जो अभी पेपर में पूछा गया था, GIF। तो सबसे पहले तो GIF का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं। आपने देखा होगा व्हाट्सएप पर या अन्य सोशल मीडिया पर GIF आते हैं, जो ना तो फोटोग्राफ्स होते हैं और ना ही वीडियोज़ होते हैं। एक शॉर्ट, एक मेमोरी टाइप का रहता है जिसमें एक सिंबल जैसा रहता है, जो GIF के अंदर, लाइक जैसे आपने बोला गुड मॉर्निंग, तो ऐसा कुछ उसमें खुलता है, तो वही होता है GIF। तो ये GIF क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एक होता है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट जो होता है, इसके जो निर्माता थे उनका भी निधन हो गया है, तो इनका नाम है स्टीफन विलहाइट। इनका नाम भी आपको याद रखना है, स्टीफन विलहाइट हैं, जो कौन थे, GIF के इन्वेंटर थे। फिर पंडित शिव कुमार और भजन चौपारी, इन दोनों व्यक्तियों का निधन हुआ है। ये किस विधा से रिलेटेड थे, तो ये महान संतूर वादक थे, तो इनको भी याद रखना है। फिर आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि ICC के अध्यक्ष कौन है, ये आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। ICC के अध्यक्ष कौन है, ये आपको बताना है। ओके, तो ये आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे। आज कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस थे, तो आप इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, 1-2 बार रिवाइज कर लीजिएगा। ये जो PDF है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप उससे भी रिवाइज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।